नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा विधानसभा सत्र का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। बड़ी खबर जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा और जिसको लेकर सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और एक दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा था। विधानसभा सचिव की ओर से सभी विधायकों को विधानसभा सत्र की जानकारी भी दी गई है। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विधानसभा में कुछ विधेयक भी पारित हो सकते हैं। इसके अलावा विधायक अपने क्षेत्र के एजेंडे भी रखेंगे। विधायकों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन 13 नवंबर से शुरू होगा और जिसको लेकर सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। विधानसभा में कुछ विधेयक भी पारित होंगे और साथ ही विधायक अपने क्षेत्र के एजेंडे भी यहां पर रखेंगे। विधायकों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले 25 अक्टूबर को भी एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अब घोषणा सत्र की जो विधानसभा सत्र है उसका भी अब शुरुआत होने वाली है और इसकी तारीख का ऐलान हो गया है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। ओपी, आपको आवाज आ रही? आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू हो रहा, जहां पर आपको बताते चले कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा, जिसको लेकर सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री सीएम ने भी, आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा था। विधानसभा सचिव की ओर से सभी विधायकों को विधानसभा सत्र की जानकारी भी दी गई है। साथ ही विधानसभा में कुछ विधेयक भी पारित हो सकते हैं। इसके अलावा विधायक अपने क्षेत्र के एजेंडे भी रखेंगे। विधायकों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही 25 अक्टूबर को एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था, जिसमें सभी विधायकों की शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा का भी चयन किया गया। उधर कांग्रेस अभी तक विधायक दल का नेता नहीं तय कर पाई है। 13 नवंबर तक कांग्रेस ने नाम का ऐलान नहीं किया, तो ऐसा पहली बार होगा जब सदन की कार्रवाई बिना नेता प्रतिपक्ष की होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होने वाला है और एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी जो है वो सत्र बुलाने को राज्यपाल को पत्र सौंपा था। तो वहीं विधानसभा में कुछ विधेयक भी इस बार पारित हो सकते हैं। इसके अलावा विधायक और अपने क्षेत्र के एजेंडे भी रहेंगे, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए अंकिता, अगर विधानसभा सत्र की बात करें तो 13 अक्टूबर को 11 बजे जो है विधानसभा का सत्र जो है शुरू होने के लिए जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण हैं, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और ये 13 तारीख से सत्र शुरू होने की उम्मीद है। और उससे पहले जो है उम्मीद की जा रही है कि 12 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका गठन पूरा हो जाएगा, जिसमें नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से कोई होंगे और हरियाणा की तरफ से विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री और 2 संसदीय कार्य मंत्री और 2 अन्य मंत्री मिलाकर 5 से 6 सदस्यों की एक कमेटी होती है जो विधानसभा की सत्र की अवधि को जो है तय करती है। फिलहाल सत्र 1 दिन का ही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 3 दिन का सत्र होगा। और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले हरियाणा सरकार ने जो 3 से 4 अध्यादेश जो लागू जारी किए थे, उनको इस विधानसभा सत्र में जो है रखा जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ सरकार ने फैसले लिए हैं, उनको भी जो है इस सत्र में जो है वो सत्र पर रखा जाएगा। और ये हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र जो 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसी के कंटिन्यूएशन में इसको जो है माना जाएगा। सत्र की जो शुरुआत होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और अभिभाषण में हरियाणा की जो नायब सैनी सरकार है वो अपने
जो पिछले 10 साल के कार्यकाल का जो लेखा जोखा पेश करेगी, साथ ही अगले सालों में जो सरकार जो भी करेगी उसका भी कहीं ना कहीं एक विजन जो डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं जो सरकार रखेगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि विपक्ष कितनी तैयारी के साथ सरकार को घेरने के लिए आता है, वो कितना कामयाब हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी ओपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों और उनके उत्तराधिकारी जसदीप गिल, और साथ ही सीएम सैनी ने उनका स्वागत कर सह परिवार राधा स्वामी सत्संग व्यास के डेरा प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की स्नेह का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से रहा है। पंचकुला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी का पराली प्रबंधन को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पराली प्रबंधन की प्रशंसा की है। इसी के साथ उन्होंने पराली माले को लेकर भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सीएम ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि त्योहारों के चलते विधानसभा सत्र की तारीख तय नहीं की जा रही थी, जल्द ही विधानसभा की तारीख सबके सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उससे पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रीपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती, परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट दी। तो वहीं हरियाणा कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अंबाला छावनी में जो शानदार जीत हुई है, आज उस जीत को मनाने का दिन है। जीत मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए, जुड़े और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव है। आप सभी ने देखा होगा कि इस चुनाव में हमारे साथ कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे साथ थे और मैं उनके धन्यवाद करता हूं। मेरे साथी जो सारे चुनाव में मेरे लिए गीत लिखते रहे, लोगों को सुनाते रहे, लोग झूमते रहे, गाते रहे, बडाली ने भी बहुत अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए बड़ी शांति से। ये आज जो ये शानदार जीत हुई, वो जीत मनाने का दिन। आज इस जीत को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी है कार्यकर्ता। भवानीखेड़ा के स्थानीय विश्राम गृह में सोमवार को बीजेपी के हल्का कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हल्के के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भवानीखेड़ा से नवनिर्वाचित विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने की है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने तीसरी बार सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बनाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया है, मैं किसी भी कीमत पर उनके सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। कि हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं की, हमारे पूरे हल्के के भगवान तुल्य जो कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलन समारोह था। आज हमारी कार्यकर्ता मीटिंग थी जिसमें हमने हमारा पूरे चुनाव का जो हमारा शेड्यूल था वो भी हमने मिल बैठ के अपना प्यार प्रेम से उसे डिसाइड करे। आगे प्रोग्रामों के बारे में जो हमारे धन्यवादी दौरा करना है हमारा हल्के में पूरे में वो चल भी रहा है और आगे के रूपरेखा के लिए जो हमारे कार्यकर्ता साथियों को बुलाया था आज वो खुशी से आए, इतने भारी संख्या में आए, उनके पार्टी का ये। फरीदाबाद में 2 महीने में 8 लव जिहाद के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से एक लड़की बालिग है और बाकी सभी बच्चियां नाबालिग हैं। यह आरोप गायब हुई बच्चियों के परिजनों ने लगाया है। हैरानी की बात यह भी है कि लव जिहाद में फंसी सभी बच्चियां फरीदाबाद से गायब हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को भी बरामद या फिर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसको लेकर पीड़ित परिवारों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मामले की गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन दिया है, जहां एसीपी सेंट्रल विष्णु प्रसाद ने संबंधित थाना प्रभारियों को फोन मिलाकर इसमें त्वरित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, आज कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अभिभावक पुलिस आयुक्त कार्यालय में किसी फरीदाबाद में आए थे, तो उनके द्वारा उनकी बच्चियों के गुमशुदगी के बारे में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जो जिनको पुलिस ट्रेस आउट कर रही है, अपने प्रयास कर रही है, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि अब तक उनके बच्चे नहीं तलाश हुए हैं। तो जिस संबंध में वो सीपी साहब से मिलने आए थे, तो गैर मौजूदगी में वो एसीपी हेडक्वार्टर साहब से मिले। करवाई घर के जो खेड़ी पुल थाना है वहाँ पर हमने उनकी शिकायत करी ही, जबकि मुलजिम पकड़ा गया उसके लिए पकड़ के कोई कानून कार्रवाई नहीं करी, और करने के बाद ही करी है फिर बाकी बाद में ये नहीं है कि उनको छोड़ क्यों दिया तुमने। उसको पकड़ के जो बात ही उनको पूछताछ करने के बाद में हमारी बच्ची हमको मिलती, सो कोई नहीं है। उन्हें क्या होता है भाई, कहीं अगर तुम पे काम नहीं हो रहा आगे जाए, अरे आगे चले, हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो अपनी कानून कर रहे हैं। तो भैया कानून कर रहे हो और हम तो बाहर के आदमी हैं, भैया जो कह देते हो हम तो सुन के वापस लौट जाते हैं। मेरा नाम सुशील है जी। सुशील जी, आज हम सीपी ऑफिस पे आए हुए हैं, कई परिवार आपके साथ हैं, क्या मामला है, क्या मैटर? ये पिछले 2 महीने में कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो गायब होगी, उनकी संवेदना को लेकर सारे परिवारों के साथ हम यहाँ आए हैं और हमारी एसीपी हेडक्वार्टर ने पूरी बात सुन ली है और आश्वासन दिया है। हमारे सामने एसएचओ वगैरह को सबको फोन करा है, जो काम हमारा वहाँ नहीं हो रहा था वो आज यहाँ से हो गया। तो बात करें जिस मामले के लिए लेकर आए हैं, तो क्या मामला है? लव जिहाद का मामला है या किस चीज का मामला है, ये बताएं, जरा खुल के बताएं। इसमें लव जिहाद ही है सीधा सीधा, क्योंकि सबने नाम बदल के जो लड़की को दोस्ती बढ़ाई और उसको जो गायब कर दिया लड़की को। वो जी 9 तारीख की लड़की गायब है जी। 9 तारीख को हमने 3 आदमी पर शक था, वो 3 आदमी के लिए पुलिस में जाके बोला, कंप्लेंट दी, एफआईआर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर गए जी 2 दिन बाद में, फिर वहाँ बोला 2 दिन का टाइम और दे दो, फिर बोले 2 दिन का टाइम और दे दो। हम ठीक है, मान लिया 1 महीना हो गया है। अब ये बताइए कि आपके जो लड़की है आपको किस पे शक है? कोई हिंदू समुदाय का है? एक तो मुस्लिम समुदाय है जी, मुस्लिम है जी एक, और 2 लड़की हैं जी, उसके जो 14, 15, 16, 17 साल के। जो यहाँ पे आज कमिश्नर ऑफिस में जितने भी पीड़ित पक्ष थे, वो अपने जितने भी इन्होंने अपने भाग दौड़ के कुछों की बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे एफआईआर लिखी गई, उसके बाद भी उन एफआईआरों पे कोई इतने दिनों से संज्ञान नहीं ले रहा था।
क्योंकि मैं अधिकतर चौकियों में या तो वो परेशान हो रहे थे, माँ बाप वहाँ पे डेली जाते थे और वो किसी न किसी बहाने से दिन सुबह से शाम करके वहाँ से वापस आते थे। आए दिन उनसे नई नई तारीखें दी जा रही थी कि आप परसों आना, कल आना। कईयों के माँ बाप से तो ये भी कहा जा रहा था कि आप गाड़ी का इंतजाम करो जी, हम तब आपको लेके चलेंगे। जी हम तो मुजरिम का नाम बता सकते हैं? गए हैं तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, फोन किया है आदर्श नगर थाने में, तो वो कह रहे 2 दिन का टाइम हमें और दो। क्या मामला है? सीपी सर से हम अभी नहीं मिले। मामला क्या है? मामला लड़की हमारी 9 तारीख से गायब है। हाँ, किस पे शक है? हाँ, किसके खिलाफ शिकायत दी आपने? हमने जी देखो हमारे जो शक के तौर पे थे, हम सारे सब कुछ दे रखा, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई बुलाया नहीं जा रहा है, कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिहाद का मामला है कि लड़की को बहला फुसला के लड़की को बहला फुसला के उसको लड़की को ले गया। तो वहीं हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में अहम आदेश भी जारी हुए हैं। किसी अधिकारी और कर्मचारी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया तो कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में लिखा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने हित के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने भी इसको लेकर एक आदेश सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किया है। कलावली में पिछले कई दिनों से किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को ओर से जो है वो बार बार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कलावली में खाद का काम करने वाले लोग 300 बैग ब्लैक में खाद को पंजाब बेचने का जो काम है वो कर रहे हैं और खुद इस बात की जांच करना चाहते हैं कि उनका कहना है कि गोदाम की जांच होनी चाहिए। किसानों ने कहा कि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, पूरी रात लाइनों में लग रहे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाद न मिलने को लेकर किसान उपमंडल कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वो उपमंडल अधिकारी से मुलाकात करके ही वापस जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? जगजीत सिंह मान पिंड कालेवाली। क्या दिक्कत आ रही है? आप भी यहाँ पे बैठे? सानू दिक्कत आ रही है, डीएपी महीना हो गया सानू मिलती नहीं। क्या मांग करेंगे सरकार से? अरे बनारा वो दूजी ले जाओ, सानू डीएपी थोड़ा दूजी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਟ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਖਤਮਲ ਹੈ। क्या दिक्कत आ रही है आज आप यहाँ? ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੇਠ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਦੂਜੇ ਰੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਹ 300 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਗੱਟਾ ਸੇ 1350 ਦਾ ਤੇ 1650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਠ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਓ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 200 ਗੱਟਾ ਰਾਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ 700 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਰੇਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, 114 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੇਹ ਵੰਡੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਇਹੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਦੋਨੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰੇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। 204 ਗੱਟੇ ਦਾ ਕਪੜਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ और ਇਹ ਦੀ ਇਸਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन सरकार से? प्रशासन की तो यही मांग करते हैं भी साਡਾ 204 ਗੱਟਾ किधर गया, ਜਿਹਦੇ लिस्ट सी वो लिस्ट दे दी जाए, 204 ਗੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? बैठी है जिन तक मसला हल नहीं। नाम कुलदीप सिंह जी सुखचैन, जिला प्रधान पगड़ी समाज जत्था किसान संघर्ष समिति हरियाणा। तो आज आप नगर पालिका यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों बैठे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? डीएपी का मुद्दा है। हमने
2 महीने से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी SDM को ज्ञापन दिया, फिर DC को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई समस्या का हल नहीं होया है। कल परसों एक रैंक लग्या अपने सर से इफको का, उन्होंने इफको सेंटरां दे विच DAP रे भेजी, अपने कालियाली दे विच इफको दे विच 660 ਗੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ कि 2 दिन हो गए किसानों ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਮੇਰੀ। फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 500 को पार कर गया है, वर्तमान में 300 के आसपास है। धुंध की घनी परत ने आसमान को ढक दिया है और जिससे सूरज की रोशनी की दृश्यता काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। पुंडरी के आउटडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर पर 200 खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करते हैं और यहां पर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। इन्हीं उपलब्धियों को बढ़ाते हुए हाल ही में 2 खिलाड़ियों में विनीत कुमार और कामना सैनी का चयन अंडर 17 स्कूल नेशनल गेम्स के लिए हुआ है और ये दोनों खिलाड़ी 6 से 10 नवंबर को होने वाली अंडर 17 स्कूल नेशनल गेम्स, जिनका आयोजन बरेली उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। का नाम इंडिया लेवल तक पहुंचा सर। कहाँ से सिलेक्शन हुई आपकी? स्कूल स्टेट नेशनल। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th सर। किसने दिया ये दीक्षा शिक्षा आपको जो खेलने की? मुंडरी स्पोर्ट्स क्लब में रविंद्र सर। खेलने की भावना कब से पैदा हुई आपको? 3 साल से सर। पहले ताऊ चाची लड़की खेलती थे तो उनके साथ। परिवार में और भी कोई खेलता आप? हाँ, ताऊ की लड़कियाँ खेलती हैं साथ में। क्या लगता है आप सुनने गए हो, आप क्या लगता है? बस ये सर आगे कैरियर वगैरह। तो सर क्या नाम है आपका? सर करमवीर। करमवीर जी, कितनी सरकार इसमें आपको सहायता? सर सरकार की तरफ से हमारे को पूरा सहयोग है। सरकार की तरफ से यहाँ पर 2 नर्सरी की स्कीम चलाई गई है, जिसमें 25 लड़के और 25 लड़की की नर्सरी यहाँ पर चली हुई है और सरकार उनके अकाउंट में हर मंथ जो बच्चे सिलेक्टेड है 2000 रुपये और 1500 पर मंथ उनको स्कॉलरशिप देती है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सरकार का कितना सहयोग रहा स्टेडियम में? सर ये पहले यहाँ स्टेडियम था, ये सरकार के सहयोग से ही बना है और उसके बाद भी सरकार ने यहाँ पर हमारे को 2 कोच को अपॉइंट किया है, 3 कोच, एक नर्सरी कोच, एक फुटबॉल का सेंटर बड़ा अच्छा चलता है। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। ये जो शुरू किया आपने, खेल कब से शुरू किया? 3 साल हो गए। कहाँ खेल चुके इससे पहले? इंटर DAV नेशनल और CBSE क्लस्टर वगैरह स्कूल स्टेट गेम्स सभी में। अब कहाँ सिलेक्शन हुई आपकी? अंडर 17 स्कूल नेशनल गेम्स में। ट्रेनिंग कहाँ दी इसकी आपने? पुंडरी स्टेडियम। इसके अलावा भी कहीं ट्रेनिंग दी? नहीं। तो इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? वो सबको। वो सब कौन आपको? करमवीर को। क्या कहे, ये स्टेडियम तो बना ही, स्टेडियम ने तो गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है शहर की, लेकिन इसको सजाने वाले, फूलों से सजाने वाले, इन बच्चों से इस आंगनवाड़ी को सजाने वाले हमारे कोच करमवीर जी, ये खुद भी एक नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके ट्रेनिंग किए हुए अब तक 17-18 बच्चे जॉब में आ चुके हैं। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे। पूरा मामला पुंडरी से है, जहां पर जानकारी को साझा किया गया। साथ ही विनीत कुमार और कामना सैनी का चयन भी हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि अंडर 17 स्कूल नेशनल गेम्स में चयन हुआ है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।